नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये लेक्चर थोड़ा टेक्निकल होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आम जनता भी इसे अच्छी तरह समझ पाएगी। तो हिप फ्रैक्चर फिक्सेशन प्रॉब्लमैटिक रहा है, फेलियर रेट हाई रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी हिस्ट्री ट्रेस की जाए कि हिप इम्प्लांट कैसे बेटर होते गए। तो पहला हिप फिक्सेशन डिस्क्राइब किया गया था 1931 में। ये एक ट्राइफ्लैंज स्मिथ पैटरसन नेल था। तब सियाम या एक्सरे कंट्रोल नहीं होता था। एंटीरियरली स्मिथ पैटरसन अप्रोच से हिप जॉइंट खोल के रिड्यूस करके उसको वाल्गस रिडक्शन दे के नेल डाला जाता था। इसमें साइड प्लेट नहीं होती थी। इसमें फिर भी कभी कभार ठीक रिजल्ट आ जाते थे, लेकिन अनस्टेबल ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स या ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स के लिए प्लेट लगती है साइड में। फिर 1940 में फिक्स्ड एंगल ब्लेड प्लेट आई, जिसे जुएट कहते हैं। ये हमने हमारी रेजिडेंसी में यूज़ की है। इसमें कोई स्लाइडिंग नहीं होती। आप सियाम के अंडर हिप फ्रैक्चर को रिड्यूस करो, स्टेबल हो अनस्टेबल हो, सेंटर सेंटर गाइड वायर डाल के इम्प्लांट को अंदर डाल देते थे। ये भी अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में प्रॉब्लम देता था। पेनेट्रेशन हो जाता था स्क्रू का हिप जॉइंट के अंदर, कटआउट हो जाता था, कभी प्लेट बाहर आ जाती थी, बैकआउट हो जाती थी। तो ये भी समस्या सॉल्व नहीं कर पाया। फिर 1956 में स्लाइडिंग हिप स्क्रू का फर्स्ट वर्जन आया, जिसे रिचर्ड स्क्रू कहते हैं। रिचर्ड स्क्रू में भी अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में बहुत प्रॉब्लम देखे गए। फिर 1980 में विनक्वेस्ट ने द प्रॉपर स्लाइडिंग हिप स्क्रू इन्वेंट किया, जिसे डायनामिक हिप स्क्रू कहते हैं, जो लास्ट 40 इयर्स में वर्क हॉर्स रहा है इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर फिक्सेशन का। लेकिन इसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। ये सिंगल स्क्रू इम्प्लांट है। अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में इसको स्लाइड होने से हम रोक नहीं सकते, अनलिमिटेड स्लाइड होता है। जैसे कि अगर आप रिवर्स ऑब्लिक फ्रैक्चर्स में देखें, तो जब तक स्क्रू बैरल को हिट नहीं करता, ये स्लाइड होते जाता है और शाफ्ट मीडियलाइज हो जाती है, नेक शॉर्ट हो जाता है, कभी कभी फ्रैक्चर हील नहीं होता। तो इसे कटआउट रेट कम करने के लिए बॉमगार्डनर ने टिप एपेक्स डिस्टेंस डिस्क्राइब किया, जो हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। जो रिचर्ड स्क्रू का टिप होता है, वो हेड के सबकॉन्ड्रल बोन में विद इन 20 मिलीमीटर्स होना चाहिए। तो उसे एपी और लैटरल एक्सरे का कंबाइंड डिस्टेंस 20-25 मिलीमीटर्स के अंदर होना चाहिए, तो कटआउट रेट कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये स्लाइडिंग इम्प्लांट है, टिप एपेक्स डिस्टेंस अच्छा रखने के बावजूद फेलियर होने लग गए। कभी सर्जन्स को लगता था कि ये स्टेबल फ्रैक्चर है, लेकिन जब वो इसका रीमर बहुत बड़ा होता है, जब वो रीम करते थे लैटरल वॉल से स्क्रू के लिए, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। तो वो भी अनस्टेबल हो जाता था फ्रैक्चर, और फिर सेम प्रॉब्लम्स होते थे। तो लैटरल वॉल की डेफिनेशन क्या है? लोगों ने पूछा कि कितना लैटरल वॉल सेफ होता है स्लाइडिंग हिप स्क्रू के लिए। तो अगर आप इनोमिनेट ट्यूबरकल ग्रेटर ट्रोकेंटर का वहां से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नीचे आए और 135 डिग्री का एंगल बनाए टुवर्ड्स द हेड, तो आपको दो फ्रैक्चर लाइंस दिखेगी, एक इंटरट्रोकेंट्रिक के नेक के साइड की और एक शाफ्ट के साइड की। तो ये मेजरमेंट करते हैं ट्रैक्शन एक्सरेज में विद हिप इन न्यूट्रल रोटेशन। तो वो दो फ्रैक्चर लाइन के बीच में ये लाइन जानी चाहिए, और वो डिस्टेंस 20.5 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो रीमिंग के टाइम ब्रेक हो जाएगा। तो अगर तो लैटरल वॉल फ्रैक्चर का डिस्टेंस कम है तो नेल करना चाहिए, स्लाइडिंग हिप स्क्रू विल नॉट वर्क। तो जब रिवर्स ओब्लिक फ्रैक्चर्स में स्लाइडिंग हिप स्क्रू का फेलियर रेट के बारे में स्टडी किया गया, तब हाइडेकोविच ने 2001 में एक आर्टिकल निकाला, जिसमें उसने स्टडी किया और देखा कि अगर नेलिंग करे तो बेटर रिजल्ट है। बट प्रॉब्लम इतना सिंपल नहीं है। नेल्स भी आए, नेल्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, नेल का फेलियर रेट भी था, स्लाइडिंग हिप स्क्रू से कम था बट था। तो क्यों फेलियर होते थे वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1990s में ग्रॉसकैम्फ ने गामा नेल निकाला। इनका प्रिंसिपल था कि आप ट्रोकेंटर्स को इग्नोर कर दो।
आप पेशेंट को टेबल पे डालो, गाइड वायर डालो नेक में सेंट्रल, और नेल डाल के वहाँ स्क्रू डाल दीजिए, तो ताकि पेशेंट को इमीडिएटली मोबिलाइज करें। लेकिन इसमें एनाटॉमिकल रिडक्शन नहीं होती थी, ट्रोकेंटर्स अनस्टेबल होते थे, मीडियली कोई बोन कॉन्टैक्ट नहीं था, तो इसके फेलियर रेट्स भी हाई आने लग गए। फिर स्ट्राइकर ने गामा 3 नेल निकाला, तो इसके अगर आप इंसर्शन के टाइम, नेल का जो स्क्रू है उसके इंसर्शन के टाइम अगर आप सियाम का वीडियो देखेंगे तो हिप एक्चुअली रोटेट होता था डालने के टाइम, और ये कंटिन्यू होता था वेट बेयरिंग के टाइम, रोटेशनली अनस्टेबल था। फिर इन्होंने एक यू ब्लेड ऐड किया गामा 3 नेल निकाल के, स्क्रू का डिस्टेंस थोड़ा बड़ा कर दिया, उसमें ब्लेड यू ब्लेड्स लगा के। इसमें सर्जिकल टाइम ज़्यादा था लेकिन रोटेशनल प्रॉब्लम परसिस्ट हो रहा था। फिर आया TFN नेल, ये एक फिक्स डिवाइस थी, ये कोलैप्स नहीं अलाउ करती थी, बट क्योंकि इसमें भी सिंगल स्क्रू है, रोटेशनल प्रॉब्लम परसिस्ट किया, और इसमें भी फेलियर रेट थोड़ा कम था दूसरे नेल से, बट था। सो वी नीडेड अ बेटर इम्प्लांट। फिर PFN नेल आया जिसमें 2 स्क्रूज है, जिसका हमने डिटेल में डिस्क्राइब किया है प्रीवियस सेशंस में। तो 2 स्क्रू होते हैं, उसको डालने की टेक्निक होती है। ऊपर का स्क्रू लोडिंग स्क्रू, एंटी रोटेशन स्क्रू होता है, नीचे का स्क्रू वेट बेयरिंग स्क्रू होता है। तो ये स्क्रू छोटा रखना चाहिए, दोनों के टिप्स हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, और रिडक्शन और एंट्री पॉइंट परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो इसमें भी जी इफेक्ट और फेलियर देखे गए। तो ये थोड़ा टेक्निकली डिमांडिंग प्रोसीजर है, एक्सपीरियंस सर्जन्स के हाथ में अच्छा चलता है। फिर आया इंटरटैन नेल। इसमें कंसेप्ट 2 स्क्रू के थे लेकिन इंटीग्रेटेड स्क्रू के थे, मीन्स दोनों स्क्रू एक दूसरे के अंदर वर्म होल गियर के साथ जैम किए गए थे, और इसमें रोटेशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी देखी गई थी। दूसरे इसमें क्या चेंजेस आए, अगर आप देखेंगे टिप ऑफ द नेल ऊपर, तो ये ट्रेपेजॉइडल शेप है, राउंड शेप नहीं है। क्योंकि ये वीडियो में अगर आप देखें कि ट्रोकेंटर में आप राउंड नेल डालेंगे, जरा भी इंस्टेबिलिटी हुई तो वो भी घूमता है, ट्रेपेजॉइडल नेल फिर भी थोड़ा स्टेबिलिटी देता है ट्रोकेंटर के अंदर। दूसरा, कई नेल्स ऊपर जाड़े होते हैं फिर सडनली पतले हो जाते हैं नीचे आने के टाइम। तो अगर आप सब ट्रोकेंटर या अनस्टेबल इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर्स के फेलियर की एक्सरेज देखेंगे तो ये नेल इस एरिया में टूटते थे। तो इंटरटैन नेल में ग्रेजुअली प्रोसेस किया है पतला करने का। प्लस अगर आप यहाँ देखें अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में जब भी वेट ट्रांसमिशन होती है फीमर के थ्रू मीडियली, तो अंदर का साइड कंप्रेशन साइड होता है, बाहर का साइड टेंशन साइड होता है। यहाँ बहुत प्रेशर लगता है उसे स्टेबलाइज करने के लिए। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग इम्प्लांट। तो एक तो स्लाइडिंग स्क्रू से नेल बेटर इम्प्लांट है क्योंकि मोमेंट आर्म कम हो जाती है, इट इज क्लोजर टू द हिप। दूसरा, अगर आप टिप देखेंगे नेल का तो फ्लूटेड है, तो इससे आपका जो स्ट्रेस होता है बोन पे वो ग्रेजुअली कम होता है, तो यहाँ पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर टिप पे होने का रिस्क भी कम होता है। और इसके लॉन्ग नेल वर्जन में जहां से आपका हिप का स्क्रू अंदर जाता है वहां भी एंटी वर्जन दिया गया है। तो ये वर्म स्क्रू मैकेनिज्म कैसा है, ऊपर का जो वेट बेयरिंग स्क्रू है वो 11 मिलीमीटर्स है, और नीचे एक कंप्रेशन स्क्रू डालते हैं जो 7 मिलीमीटर्स है, और ऊपर के स्क्रू में अंदर एक नॉच होती है जिसके अंदर ये नीचे का स्क्रू घुस जाता है, तो टोटल विथ 16 मिलीमीटर्स हो जाती है। और बिकॉज दिस इज इंटीग्रेटेड स्क्रू, जैसे आप लोअर स्क्रू को टाइट करते हो, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो, तो एक्चुअली शाफ्ट और नेल मीडियलाइज होता है, स्क्रू कंप्रेस नहीं होता है, और इनडायरेक्टली कंप्रेस कर देता है फ्रैक्चर साइड को। आप 10 मिलीमीटर तक कंप्रेशन कर सकते हो, 12 मिलीमीटर तक भी जा सकते हो, फिर इसे लॉक कर देते हैं ताकि और कंप्रेशन ना हो। तो अगर तो आपकी रिडक्शन और एंट्री पॉइंट परफेक्ट है तो ये नेल ज्यादा फॉरगिविंग है दूसरे नेल से, क्योंकि स्क्रूज इंटीग्रेटेड है, जी इफेक्ट का रिस्क भी कम होता है, और इसका फेलियर रेट काफी कम है दूसरे नेल से। वी आर टेंडिंग टू गो टूवर्ड्स 2 स्क्रू कंस्ट्रक्ट्स, बिकॉज एक स्क्रू में रोटेशनल स्टेबिलिटी नहीं होती। आप अगर हेड में एक स्क्रू डाल रहे हो
जब भी आप चेयर से उठते हो, बैठते हो, तो थोड़ा रोटेशनल मूवमेंट होता है, ये आहिस्ते-आहिस्ते बोन को डैमेज करके इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो अगर 2 स्क्रूज होए, वो भी इंटीग्रेटेड विद द नेल और स्क्रूज इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, तो रोटेशनल स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त मिलती है। तो आजकल पॉपुलर हो रहे हैं 2 स्क्रू कंस्ट्रक्ट्स, और यही मैं बताना चाह रहा था हिस्ट्री बता के नेल्स की। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म हो रहा है। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक बटन दबाइए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। थैंक यू।